आज हम यूनिट 3 का टॉपिक करेंगे फ्रिक्शन, जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन आपका टॉपिक रहेगा। हमने एक बॉडी ली, उसको एक इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा पे रखा और हमने कहा ये बॉडी विद एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ को स्लाइड कर रही है। ठीक है, अब जो वेट है वो हमेशा आपने वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है, चाहे बॉडी जैसे मर्जी हो, आपका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका क्या रहता है, सरफेस के 90 डिग्री पे। तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा और वेट आपका इस तरह से होगा। फिर वेट के हम कंपोनेंट बना लेंगे, एंगल थीटा वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में mg sin थीटा। सबसे पहले आप देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। ना तो बॉक्स इस तरफ को ऊपर जा रहा है, ना ही बॉक्स इससे नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होने की वजह से r किसके बराबर आ जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। फिर हम देखते हैं कि mg sin थीटा बॉक्स को नीचे लाना चाहता है और फ्रिक्शन बॉक्स को ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में तो बॉक्स नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स mg sin थीटा ज़्यादा होगा और आपका फ्रिक्शन कम होगा। तो हमारे पास नेट मोशन किस वजह से आएगा, mg sin थीटा माइनस एफ। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में है, तो एफ आ गया ये। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है व्हाट इज एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एफ आपका जो ये फ्रिक्शन, ये वाला फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ किसके बराबर होता है, म्यू आर। ये आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। व्हाट इज आर, एम जी कॉस थीटा। ये आपने यहाँ पे पुट किया, एम जी कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक और करेंगे, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा दोष है जो हमारे लिए ज़रूरी है, नुकसान भी करता है लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एडवांटेजेस की बताएंगे। एडवांटेजेस में बोलेंगे कि अगर आप चलना चाहते हो तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर हमारे पाँव फिसल जाएं तो हम गिर जाते हैं, तो फिसले ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। दो बॉडीज़ कभी भी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती अगर फ्रिक्शन ना हो। ब्रेक्स काम नहीं करेंगी अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और आप ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिख सकते हो अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ज़रूरत है, एडवांटेज है, हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत है। साथ ही कहता है फ्रिक्शन इज़ एन इविल। अब इविल में कहता है कि जब आपका रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन हमारे मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। मान लो मैं चलना चाहता हूँ लेकिन मुझे वो रोकेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। फ्रिक्शन मशीनरी के जो पार्ट होते हैं, जब वो पार्ट एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे पे रगड़ खाते हैं, तो उनके पार्ट्स में क्या होता है, वियर एंड टियर आ जाता है, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे वो। ठीक है, इससे आपके पार्ट्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रिक्शन हीट क्रिएट करता है, आप हाथों को रब करो, आपको क्या होगा, गर्मी लगेगी। वैसे ही जब पार्ट्स एक दूसरे पे रब होते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं और वो मशीनरी को डैमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक इविल है लेकिन ये हमारी ज़रूरत भी है, इसलिए इसको हम फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, इट इज़ अ नेसेसरी इविल। अब आपके फ्रिक्शन के कुछ जो आपके फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के कुछ मेथड दिए गए हैं। बाय पॉलिशिंग, आप पॉलिश करो, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ल्यूब्रिकेशन, आपने देखा गाड़ियों में ल्यूब्रिकेंट डाला जाता है, उससे भी आपके पार्ट्स के बीच में जब ल्यूब्रिकेंट आ जाएगा तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। फिर आप अच्छा मटेरियल लो, ठीक है, आप एक स्मूथ मटेरियल लेते हो तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, रफ मटेरियल लोगे तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बाय स्ट्रीम लाइनिंग, आपने जहाज देखे होंगे आगे से कैसे होते हैं, शार्प शेप के होते हैं। ठीक है, तीखी शेप के होते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं वो तीखी शेप के, क्योंकि स्ट्रीम लाइन करने से जो एयर फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, आपकी एयर साइड से निकल जाएगी और उसको क्या है, जहाज को आपको एयर फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा और वो ईजिली रन कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है तो हम बीच में बॉल डाल देते हैं। ठीक है, बॉल डालने से क्या हुआ, आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन बन जाता है, और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बाय रोलिंग या बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, और इसमें एक और टर्म आते हैं एयर कुशन, हम बीच में एयर कुशन भी दे दें तब भी आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको समझना है बेटा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक थ्रेड में स्टोन बांधो और उसको जोर जोर से घुमाओ, एक मोमेंट पे क्या होगा, वो स्टोन आपका छूट जाएगा या थ्रेड टूट सकती है जोर से घुमाने से, और वो स्टोन कैसा जाएगा, क्या वो घूमता हो जाता है, नहीं, वो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, उसको स्ट्रेट कौन लेके गया, उसको स्ट्रेट लेके गया उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो क्यों घूमता है, क्योंकि हम उसको आपकी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को घुमाती है। ठीक है, और जैसे ही वो आप सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दो तो आपका जो बॉडी है उसका नेचर होता है कि वो अपने स्ट्रेट पाथ पे चलना शुरू कर देगी, तो उसकी टेंडेंसी को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और साथ में आप कर सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स हुई ऐसी फोर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। अगर आप किसी चीज़ को सर्कल में घुमाना चाहते हो तो आपको उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक इसमें आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। ठीक है, आपने एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे घूमना है। ठीक है, जैसे आप देखते हो गाड़ियाँ मोड़ पे घूमती हैं, या आप कभी किसी कुएं के चारों तरफ घूमना शुरू कर दो तो वो जो कर्व होगा उस टाइम पे आपको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये कहता है कि अगर गाड़ी किसी कर्व पे घूम रही है और वो फ्लैट कर्व है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा है, उस केस में उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, तो इसका आंसर है फ्रिक्शन। जो टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा वो उसको क्या करेगा, सरफेस पे घुमाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ये बॉक्स मैंने कार बनाई हुई है, इस कार का वेट नीचे की तरफ होगा mg और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा r, और जो फ्रिक्शन होगा वो टायर का वो होगा अंदर की तरफ को, क्योंकि आप उसको घुमाना चाहते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको कहाँ ले जाना चाहती है, अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बॉडी की अपनी होती है, नेचुरल, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसमें कौन दे रहा है, वो दे रहा है इसको फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द रोड। ठीक है, तो इसमें तीन तरह की फोर्स मैंने आपको बता दी, वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब आपका बॉडी ना ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, तो r माइनस एम जी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, या r किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। फिर ये कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, तभी आपकी कार मूव कर सके, मतलब घूम सकती है, एक सर्कल में घूम पाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। ये हमेशा ही क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, मतलब जो टायर के बीच में फ्रिक्शन है उस आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे हमेशा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई, फ्रिक्शन कम हुआ, तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी रोड से। ठीक है, तो यहाँ पे v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कल जिसमें वो गाड़ी घूमना चाहती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, f की वैल्यू म्यू एस आर, फ्रिक्शन आपको पता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आप f कितना लेते हो, म्यू एस आर, और व्हाट इज r, इट इज इक्वल टू mg, ये हमने ऊपर देखा अभी, r इज इक्वल टू mg, यहाँ भरेंगे। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो ये f कितना आ गया, म्यू एस mg, ये भर दिया हमने। तो यहाँ से v निकालोगे तो बन जाएगा म्यू एस आर जी, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे m से m कट जाएगा, बाकी आपका स्क्वायर है इसलिए ये अंडररूट बन जाएगी इस तरफ को। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इक्वल टू म्यू एस आर जी अंडर द रूट। ठीक है, तो जो इसका v मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि आप कितनी स्पीड पे किसी गाड़ी को सर्कल में घुमा सकते हो। तो आपके जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि म्यू एस कितना है, ठीक है, या r कितना है, g तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो म्यू एस और r आपका कितना है उस पे आपका जो है मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करेगी कि आप किसी गाड़ी को सर्कल में कितनी तेज़ी से घुमा सकते हो। तो मैक्सिमम स्पीड ये होगी, इससे ज़्यादा स्पीड से अगर आप घुमाओगे तो गाड़ी स्किड करेगी और बाहर की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो आप ऐसे पहाड़ी के रास्ते से जा रहे हो तो आपकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे भी गिर सकती है।